बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 8 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है और नए जुडिशल ईयर को लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से कल अदालत उज़्मा में एक अदालती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी खिताब करेंगे, जिसमें अटॉर्नी जनरल खिताब करेंगे, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो खिताब करेंगे। और इन तमाम खिताबात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को छोड़ के जो बाकी स्पीच करने वाले हैं वो पिछले साल में इंसाफ की फराहमी में कहाँ पे नकाइस थे, कहाँ पे खामियाँ थी, कहाँ पे फ्लॉज थे, उनकी निशानदेही करेंगे और आइंदा नए अदालती साल के लिए जो माजी के नकाइस हैं, जो खामियां हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इंसाफ के फराहमी के प्रोसेस में क्या बेहतरी लाई जा सकती है, अपने प्रपोज़ल पेश करेंगे। लेकिन इस अदालती साल की तकरीब को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में हलचल है और इस हलचल के साथ साथ एक जज सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस पे कैसे भारी पड़ा है, ये कहानी क्या है, और कुछ सहूलतकार भी मुतहरक हुए हैं और उन सहूलतकारों का घेरा कैसे तंग हुआ है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो 2 रोज़ कबल जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से 7 सफ़ात का जो एक ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को लिख कर एक शिकवा किया गया। वैसे तो ढेर सारे शिकवे किए गए। कल की अदालती तकरीब में ये भी देखना होगा कि जो 6 सवालात जस्टिस मंसूर शाह ने अपने ख़त में उठाए थे, उन सवालात का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी तकरीर, अपने खिताब में क्या जवाब देते हैं, जवाब देते भी हैं, नहीं देते। लेकिन एक जो शिकवा था उस ख़त में जस्टिस मंसूर शाह का, उस शिकवे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने दूर कर दिया है। अब वो शिकवा क्या था, उस शिकवे को याहिया अफरीदी साहब ने कैसे रफा दफा किया है और क्या इस शिकवे के दूर होने के बाद जस्टिस मंसूर शाह साहब मुतमिन हो पाएंगे, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, जजेस की बरतरफियों के हवाले से रिपोर्ट तैयार, परवाना तैयार, एक्शन क्या होगा, ये डिटेल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो कि ख्वाबे गफलत से जागी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुतहरक हुई है। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जस्टिस मंसूर शाह साहब का जो 7 सफ़ात का ख़त था कि हम सीनियर जजेज़ हैं लेकिन हमें 2 रुकनी बेंच मिलता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस आए हैं, जिन्हें अदालत उज़्मा में आए अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, उनको 3 रुकनी बेंच दिए जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने मंसूर शाह साहब का ये शिकवा रफ़े दफ़े कर दिया है। 8 और 9 सितंबर के लिए मंसूर शाह साहब का जो बेंच बना है वो 2 रुकनी है, जिसमें मंसूर शाह साहब हैं, अकील अब्बासी साहब हैं। लेकिन 10 सितंबर के लिए जो जस्टिस मंसूर शाह साहब का बेंच बनाया गया है वो 4 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है, यानी 3 नहीं 4 रुकनी बेंच बना दिया गया है। और इस बेंच में मंसूर शाह साहब हैं, इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी हैं और इस बेंच में जस्टिस शकील अहमद हैं। और इस बेंच के सामने 73 जो मुकदमात हैं वो तो सेल टैक्स से मुतल्लिक़ हैं और बाकी जो केसेस हैं वो सर्विसेज से मुतल्लिक़ हैं, सर्विस मैटर्स से मुतल्लिक़ हैं। और इसके बाद फिर 11 और 12 सितंबर को जो बेंच होगा मंसूर शाह साहब का, वो 2 रुकनी बेंच जब तश्कील दिया जाएगा। लेकिन ये जितने भी शिकवे शिकायत हैं, ये कल 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का इजलास भी होना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो जजेस का फुल कोर्ट इजलास होगा, उसमें भी मंसूर शाह साहब अपने शिकवे शिकायत करेंगे। एक मामला तो रफा दफा हो गया, एक एतराज़ को हल कर दिया गया, शिकायत को हल कर दिया गया, लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो फिर जजेस के फुल कोर्ट इजलास में जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। अब नाज़रीन आते हैं कि एक जज का 3 जज पे भारी पड़ने का मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट में हलचल क्या है। नाज़रीन, मैं पिछले चंद दिनों से, बल्कि पिछले कुछ अरसे जो बातें हमने नोट की हैं, यानी वकला मुतहरक होते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और वकला का कौन सा धड़ा, वो धड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, वो धड़ा जो हामिद खान साहब का धड़ा है, या वो धड़ा जो अपने आप को वकला एक्शन कमेटी के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसा उनकी कोई मीटिंग होती है, कोई एलामिया जारी होता है, किसी न किसी जज का सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस मंसूर शाह के जो हम ख्याल जजेस हैं उनका कोई लेटर आ जाता है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी और जज का जो है वो लेटर आ जाता है। ये जो लेटरबाजी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आप ये देख सकते हैं कि आपको किसी और आला अदलिया में
चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो या बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, आपको वहाँ पे इस किस्म की जजेस की ख़तो किताबत या जजेस की लेटरबाजियाँ आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। ये जो कुछ भी है, लेटरबाजी कह लें, लेटर का खेल कह लें, जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में हो रही है या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। अब इसमें हुआ ये है कि मंसूर शाह साहब ने ख़त लिखा। ख़त से पहले जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने खिताब किया, और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के खिताब से पहले एक और लेटर भी आया मंसूर शाह साहब का, जिसमें उन्होंने ये एतराज़ किया कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी किए गए हैं, ये क्यों पब्लिक किए गए? ये तो फैसला हुआ था, पब्लिक नहीं होना चाहिए। और उस लेटर पे जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सिग्नेचर किए। अब उसके बाद जो उन दो जजेस के लेटर में कहा गया कि 31 अक्टूबर 2024 का जो हमारा फैसला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को लगाया जाए, उन दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे एलिवेट हुए हैं, उनको उस फुल कोर्ट में शामिल ना किया जाए। तो उसके बाद हमने देखा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनकी तरफ से एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, और उस पटिशन में वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर का फैसला इंप्लीमेंट किया जाए। इसी तरीके से बाबर सत्तार साहब, जैसे सरदार इजाज़ इसाक साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त सामने आता है। लेकिन बज़ाहिर ये सारी चीज़ें जो चलती हैं, जजेस को छोड़ के बाकी जो हम अपने अगर मीडिया के सेगमेंट में देखें, मीडिया के हलकों में देखें और सियासी हलकों में देखें और लॉयर्स के हलकों में देखें, तो कोई ना कोई ऐसा धड़ा, एक ग्रुप मौजूद है जो पहले कोई हलचल करता है, 26वीं आईनी तरमीम पे बात करता है, फिर किसी जज का लेटर आता है या जज का लेटर आने से पहले कोई दरख्वास्त आ जाती है। तो ये एक क्या कहना कि कोऑर्डिनेटेड ऑफ एफर्ट, तो ये एक मुनज़्ज़म जो है वो इस तरह की कोशिश करके फिर वो लेटर भी किसी जज साहब का उस सारे मामलात को देखते हुए फिर किसी न किसी जज का लेटर भी आ जाता है। अब इसमें हुआ यह है जो ख़बर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें बताया गया कि जैसे शाहिद बिलाल हसन साहब, जो कि 10-12 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक बरतानिया लंदन के निजी दौरे पे थे। और यहाँ पे ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जब जस्टिस शाहिद बिलाल साहब अमेरिका अपना बरतानिया के दौरे पे गए थे, तो जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो जारी नहीं हुआ था। जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जिस पे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने एतराज़ उठाया था कि ये तो जजेस को एक मैनेज करने की एक फोर्स बना दी गई है, एक तरीक़ाकार, एक मैकेनिज़्म जो है वो वाज़े कर दिया गया है। ये नहीं होना चाहिए। जजेस को रेजिमेंट फोर्स के तौर पे आप जो है किसी कमांड के नीचे जो है आप उनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो GSO था वो 29 जुलाई को जारी हुआ था, और जो अपने शाहिद बिलाल साहब निजी दौरे पे गए थे या निजी दौरे पे नहीं गए थे, लेकिन वो अपनी छुट्टी पे गए थे, ज़ाती छुट्टी पे गए थे, और उस छुट्टी के दौरान उन्होंने लंदन में एक लॉयर्स की एक तंजीम है वहाँ पे उनकी तकरीब में शिरकत की, और उस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। अब उस खिताब में जो बात की, जिसके ऊपर अब जस्टिस शाहिद बिलाल साहब को टारगेट किया गया, शाहिद बिलाल साहब को न जाने कौन कौन से अलकाबात दिए गए, कौन कौन सा उन पर तंज किया गया, कौन कौन सा किस किस्म का उन पर ठट्ठा लगाया गया, जुगतें लगाई गई, यानी ऐसे तासुर दिया गया कि जैसे जज साहब जो हैं वो जज नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ कोई शख्सियत हैं, कोई पर्सनैलिटी हैं। अब जज ने वहाँ पे शाहिद बिलाल साहब ने जो एक लॉयर्स की तंजीम से लंदन में खिताब किया, उनको अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने वहाँ पे जो बात की, उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ये पार्लियामेंट की मर्ज़ी है, पार्लियामेंट ने पास की है, और इस तरमीम के ज़रिए जो अदालती स्ट्रक्चर है उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये जो जुमला उन्होंने कहा, जिसकी प्रेस रिलीज़ अब 19 जुलाई के बाद अब जाके सितंबर में यानी 40-45 रोज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान ने जारी किया है, उस पर अब साजिशी थ्योरियाँ निकाली जा रही हैं। क्या साजिशी थ्योरियाँ निकाली जा रही हैं? एक तो ये कहा जा रहा है कि ये 40-45 दिन गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज़ इससे जारी की गई कि जज साहब ने जो 26वीं आईनी तरमीम पे उस तकरीब में इजहार राय किया है, कमेंट किया है, तो कहीं कोई बात वहाँ से लीक ना हो जाए। तो इस खदशे की बुनियाद पे और डैमेज कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह एलामिया जारी किया है कि जज साहब ने बरतानिया में लंदन में किसी तकरीब से खिताब करते हुए 26वीं आईनी तरमीम पर जो है कोई बात की है, कोई कमेंट किया है।
अब ये जो लोग बात कर रहे हैं उनको चाहिए था पहले तो इसकी इंक्वायरी करा लेते। आप बतौर एक जिम्मेदार शख्सियत के इसकी पहले आप इन्वेस्टिगेशन करवा लेते कि आया कि वो निजी दौरे पे गए थे या फिर वो इस तकरीब में शिरकत करने के लिए गए थे, और अगर निजी दौरे पे गए थे तो क्या इस तकरीब में शिरकत करना भी उनके दौरे में शामिल था या नहीं था। दूसरा ये कहना कि जज साहब ने इस पर कमेंट क्यों किया, 26वीं आईनी तरमीम का केस उनके पास पेंडिंग था। तो ये जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, अब उन्होंने ये सवाल तो उठा दिया, लेकिन इस सवाल के साथ भी 3-4 और सवालात भी हैं। क्या जज साहब ने यह कहते हुए कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट की मंशा है और इस तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट ने अपनी मंशा के ज़रिए जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ सुप्रीम कोर्ट में लेके आई है, क्या जज साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि वो तब्दीलियाँ बिल्कुल आईनी हैं और सुप्रीम कोर्ट उन तब्दीलियों का यानी 26वीं आईनी तरमीम का ऑन द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसका जायज़ा नहीं ले सकती? जज साहब ने तो ऐसा नहीं कहा। अगर 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है तो पार्लियामेंट की मंशा पे पास हुई है, तो एक फैक्चुअल बात है। और ये भी फैक्चुअल बात है कि उस तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट्स यानी तब्दीलियाँ भी की गई हैं, ये भी फैक्चुअल बात है। फिर ये कहना कि जज साहब ने ये कमेंट्स दे के 26वीं आईनी तरमीम को वैलिडेट कर दिया है, ये आप किस तरीके से कह सकते हैं? जज साहब ने ये तो नहीं कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 26वीं आईनी तरमीम को आइन के टचस्टोन पे आईनी बेंच जो है वो जायज़ा नहीं ले सकता, ये तो जज साहब ने नहीं कहा। और फिर ये कहना कि जज साहब ने जो बात की है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, ये इनको नहीं करनी चाहिए थी, ये मुकदमा तो उनकी अदालत में ज़ेर समाअत था। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने फैक्चुअल नरेशन की है, उन्होंने कोई जुडिशियल अपनी नरेशन वहाँ पे नहीं की, ना ही 26वीं आईनी तरमीम को वैलिडेट किया है। लेकिन अगर सिर्फ फैक्ट के ऊपर किसी जज का बात करना कि पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम को पास किया है, ये पार्लियामेंट की मर्जी थी और पार्लियामेंट ने अपनी मर्जी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम अदालती निज़ाम तब्दील कर दिया है, अगर ये कमेंट करना भी किसी जज के लिए हराम है, तो फिर वो जो लेटर लिखे जाते हैं जस्टिस मंसूर शाह साहब की कमांड में कि 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत का जायज़ा लिया जाए, कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया जाए, चीफ जस्टिस का ऑफिस जो है वो भी क्वेश्चन है जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो, और फिर इस 26वीं आईनी तरमीम पे आप फुल कोर्ट बनाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को बशमूल मुझे, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तमाम को शामिल किया जाए। तब ये बात ये क्यों नहीं करते कि वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतासरा हैं या जो बेनिफिशरी हैं, वो क्यों कहते हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं और उस बेंच में हमें भी शामिल करें, हम मुतासरा हैं। ये जो आईनी बेंच बना था इसमें अगर याया अफरीदी साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को या जस्टिस मंसूर शाह साहब को शामिल नहीं किया गया, तो उसकी मंशा ये थी, वजह ये थी कि जो मुतासरा या बेनिफिशरी जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या जस्टिस मंसूर शाह साहब खतरूत लिख के तहरीरी तौर पे, जज साहब ने तो ज़बानी वहाँ पे बात की ना 26वीं आईनी तरमीम पे, शायद बिलाल साहब ने, क्या जस्टिस मंसूर शाह साहब के या किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज के खतूत रिकॉर्ड पे नहीं है जिसमें 26वीं आईनी तरमीम पे बात की गई हो कि हमें भी उस बेंच में शामिल करके 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत का जायज़ा लेने का मौका दिया जाए? क्या वो एक सब जुडिस मैटर के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे? क्या वो मुतासरा नहीं? क्या मुतासरा शख्स उस केस में बैठ सकता है? उस पर तो बात नहीं करते। और फिर क्या बात करते हैं? ये बात की जाती है कि ये बात जो शाहिद बिलाल साहब ने लंदन में की है, अगर ये बात जस्टिस मंसूर शाह साहब ने, अत्तर मिनल्ला साहब ने, आयशा मलिक साहब ने की होती, न जाने कौन सा जो है वो तूफ़ान टूट पड़ता। क्या अत्तर मिनल्ला साहब ने अभी, यानी शाहिद बिलाल साहब को आप कहते हैं कि उन्होंने सियासी तकरीर की है, क्या अभी चंद रोज़ पहले जो कराची में अत्तर मिनल्ला साहब ने खिताब किया, क्या वो चीफ साहब को बता के गए थे कि मैंने वहाँ पर खिताब भी करना है? क्या वो छुट्टी लेके गए थे, इजाज़त लेके गए थे? और इस खिताब से पहले, कराची वाले खिताब से पहले जो अमेरिका में खिताब किया था, जिस पे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी अत्तर मिनल्ला साहब के अमेरिका में किसी तकरीब में खिताब पे, उस पर तो उन्होंने बल्ले बल्ले की थी, ये जो लोग शायद बिलाल साहब की बात पे एतराज़ कर रहे हैं। और फिर आयशा मलिक साहबा, जस्टिस मंसूर शाह साहब ओपनली 26वीं आईनी तरमीम पर डिस्कस करते हैं। यानी बेंच में बैठा अगर जज जो है वो फैक्चुअली नरेशन नहीं कर सकता केस के हवाले से, तो असूल ये भी है कि दूसरे जज भी नहीं कर सकते, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं कर सकते। और फिर कहते जी गैर मारूफ तंजीम है, 7 साल पहले बनी है, सुप्रीम कोर्ट का जज आज तक उस तकरीब में शिरकत के लिए नहीं गया।
यार कोई तो किसी दिन जाएगा, उसने इब्तिदा तो करनी है। और उस तंजीम में हामिद खान साहब का नाम भी है, वो भी मतलब उस तंजीम का हिस्सा है। यानी हर चीज़ से जो अगर अख्तर मिनल्ला साहब बात कर लें, मंसूर शाह साहब बात कर लें, आयशा मलिक साहब बात कर लें, तब तो उनको तो क्लीन चिट है। जो सहूलतकार है ना इमरान खान साहब के, इमरानदारों के, वो अगर बात इस पे होती है, इन 3 जजेस की होती है, तब तो उनको कोई एतराज़ नहीं। जैसे मंसूर शाह साहब के लेटर में इस बात का एतराफ़ किया गया, जो 7 सफ़ात का अभी 2 दिन पहले लिखा गया, कि जो आइनी केसेस हैं वो आइनी बेंच देख सकता है। तो आइनी बेंच, अगर आइनी बेंच केसेस आइनी बेंच नहीं देखने हैं, तो फिर मंसूर शाह साहब क्यों उन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया था? किस लिए बुलाया था? फिर तो उनका अख्तियार था ही नहीं, खुद उन्होंने एडमिट कर लिया अपने लेटर में। उस पर तो उन्होंने कोई बात नहीं की। जो एतराज़ उठाने वाले शायद बिलाल साहब पे, ये इदारों में फूट पड़वाने वाले लोग हैं, इदारों में इख्तलाफात डलवाने लोग हैं। ये इदारों की और मुल्क की बेहतरी नहीं, ये मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। ये वो किरदार हैं। यानी 3 जज बात करें तो कोई नहीं, वो हलाल है। अगर एक जज ने सिर्फ एक जुमला कह दिया है, 2 जुमले कह दिए और फैक्चुअल नरेशन की है, तो वो जज ये तीनों के ऊपर भारी पड़ गया है। वो तीनों जजेस की तकरीरें हलाल हैं और एक जज की हराम है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अगली आखिरी खबर आपके साथ हमने शेयर करना है वो भी अदलिया से मुतल्लिक कि जजेस की बरतरफियाँ। मामला नाज़रीन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में कि अदलिया में एक तफ्तीश की गई, कोई 9 मातहत अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़, और ये तफ्तीश की गई, इंक्वायरी की गई एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 2011 के तहत। और इसमें 11 जो जज थे खैबर पख्तूनख्वा की मातहत अदलिया के, उनके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के एक जज को जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी का काम सौंपा गया। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मुतलका जज ने इन अफसरान को जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे कि एफिशिएंसी नहीं है, मिसकंडक्ट है, उन तमाम इल्ज़ामात का मुर्तकब करार पाया और उनके खिलाफ बड़ी सज़ा तजवीज़ की। और इंक्वायरी रिपोर्ट मसूल होने के बाद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह साहब ने इस मामले पर मजाज अथॉरिटी हैं, उन्होंने तमाम अफसरान को शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्हें ज़ाती हैसियत में समाअत का मौका फराहम किया है। तफसीली समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने अफसरान को इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया और उनके खिलाफ सर्विसेज से बरतरफी की सज़ा जो है वो नाफिज कर दी। यानी 9 पेशावर हाई कोर्ट के जो मातहत अदलिया के जज थे, उन्हें उनके ओहदों से जो है वो फारिग कर दिया गया। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग थे जो पार्टी के साथ वफा नहीं कर सके थे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और उन्हें पार्टी से बरतरफ करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। 12 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान से फारिग किए हैं।